Hi everyone. So I hope you all are fine, doing well, and preparing hard for UPSC examination. And in this pandemic crisis, you all are in good health. So in this class, in this video session, I am going to explain you the story of evolution of states in our country. यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में वो किस तरीके से क्या हुए, इवॉल्व हुए. फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो आज इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब इंडिया में 29 पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे. अगर हम 1956 की बात करें तो 1956 में इंडिया में टोटल 16 स्टेट्स थे और 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज जो 1956 में थी. तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये इंडिया में इतने सारे स्टेट्स इवॉल्व हुए और उनके पीछे की कहानी क्या है, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है. तो इस कहानी को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है इसके बारे में. और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हमें अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट या फिर यूनियन के पास क्या पावर है जिससे कि स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है. सो सबसे पहले आर्टिकल 1 आता है. आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यानी आर्टिकल 1 का कहने का मतलब है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड इट डजेंट से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल ऑफ स्टेट्स. इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके पास ये लिबर्टी, ये फ्रीडम, ये राइट नहीं है कि वो इंडिया को छोड़ के जा सके. ऑल राइट. यानी कि जितने स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ भले ही चेंज हो जाएं, एक स्टेट दूसरे स्टेट में मर्ज हो जाए, एक स्टेट को दो स्टेट में स्प्लिट किया जा सके, लेकिन इंडिया की जो बाउंड्री है, जो मैप है इंडिया का, उसके अंदर में रीअलाइनमेंट हो सकता है, बट मैप के बाहर जो है कोई भी रीअलाइनमेंट जो है वो अलाउड नहीं है. ये मतलब है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट अस सी अबाउट आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि इंडिया के बाहर के भी अगर कुछ टेरिटोरीज़ है, स्टेट्स है, तो वो इंडिया में उसको एडमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने गोवा और हम सिक्किम का भी एग्जांपल ले सकते हैं. इन दोनों को इंडिपेंडेंस के बाद ये फॉर्मली इंडिया में जो है पूरी तरह से लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में ये एंटर हो पाए. तो ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ. अगर आर्टिकल 3 की हम बात करें तो आर्टिकल 3 यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ है उनकी बाउंड्रीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है. ये उसके पास पावर है. किसके पास पावर है? ये यूनियन गवर्नमेंट के पास. आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 4 महज ये कहता है कि जब भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का यूज़ होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है बट आर्टिकल 368 के तहत ये नहीं है. यानी कि ये जो प्रोसेस है बाउंड्री रीअलाइनमेंट का, नए नए स्टेट्स बनाने का, इसको करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस ही लेकर के आना है. जैसे सारे के सारे बिल्स पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, उसी तरीके से इस बिल को भी पास किया जा सकता है. उसके लिए बहुत स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत जो है वो नहीं है. अभी आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ. तो पहले हम देखते हैं कि 1947 के पहले जो इंडिया में क्या हालात थे. तो 1947 के पहले यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया को तो वहाँ के जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे, दो मेजर तरह के पॉलिटिकल यूनिट्स थे. पहला था प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और जो दूसरा था वो था प्रिंसली स्टेट्स. अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं ये डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे. यानी कि इनकी पुलिसिंग, यहाँ का डिफेंस, यहाँ का कम्युनिकेशन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कंट्रोल में रहता था किसके? ब्रिटिश क्राउन के. लेकिन अगर हम देखें प्रिंसली स्टेट्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ज़्यादातर राइट्स जो है वहाँ के किंग या प्रिंसेस के पास हुआ करते थे. लेकिन ये मानते थे कि जो पैरामाउंटेंसी पावर है यानी कि हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिश क्राउन है. यानी कि हमें भले अपने स्टेट में काफ़ी लिबर्टी है, काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हम ब्रिटिश के अंडर ही है. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट के तहत ये माना गया था. यानी कि दो पॉलिटिकल यूनिट्स मान लीजिए, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस था और एक क्या था? प्रिंसली स्टेट्स था. कब? 1947 से पहले, इंडिपेंडेंस के पहले. देन वन फाइन डे व्हाट केम,
देयर केम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद जब भारत को आज़ादी मिली और दो नए कंट्रीज़ उभर कर सामने आए, एक आया इंडिया और एक आया पाकिस्तान। तो ये जो प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस में जो प्रोविंसेस पाकिस्तान में थे वो तो पाकिस्तान में गए, जो प्रोविंसेस जोग्राफिकल इंडिया में थे वो इंडिया में गए। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको लिबर्टी दी गई, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यू हैव थ्री ऑप्शंस, आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान, यू कैन ज्वाइन इंडिया और यू कैन बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ऐसा इनको जो है राइट दिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। सो उस समय 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर में पड़ रहे थे। वैसे तो और भी लोग और भी प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन जो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में थे उसमें कितने नंबर्स थे? 552। 552 में 549 जो है वो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई, थोड़ी बहुत खींचतान के बाद में उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, 549 ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन तीन प्रिंसली स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। पहला जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद और एक कश्मीर। ऑलराइट, लेकिन ये तीनों जो है बाद में इंडिया में मिल गए। हैदराबाद मिला बाय पुलिस एक्शन, वहाँ पर फोर्स यूज़ करना पड़ा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन पोलो किया गया और एक फोर्स यूज़ किया गया हैदराबाद के निज़ाम के बाद। उसके बाद जो हैदराबाद वो इंडिया का पार्ट बन गया। जूनागढ़ की अगर हम बात करें, सो जूनागढ़ जॉइन इंडिया बाय द यूज़ ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम किया गया था, लोगों के ओपिनियन लिए गए थे, उसके बाद जूनागढ़ जो है वो इंडिया में ज्वाइन हो गया। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर इंडिया में ज्वाइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। यानी ये जो तीनों आपको प्रिंसली स्टेट्स दिख रहे हैं, हैदराबाद ज्वाइंड बाय द यूज़ ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ ज्वाइंड बाय द यूज़ ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर ज्वाइन इंडिया बाय द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब जो है ये तीनों इंडिया के पार्ट हो गए। सो 1950 दैट मीन्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेशनल। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर में, तब उस समय इंडिया में 1950 में टोटल 4 तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। और टोटल जो है 29 पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे। पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 9 और पार्ट डी में केवल एक था जो था कि अंडमान एंड निकोबार। नाउ पार्ट ए में कौन से स्टेट्स थे? पार्ट ए में वो स्टेट्स थे जो पहले ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, यानी जिनको लीड कौन करता था? गवर्नर। तो वो स्टेट्स बन गए पार्ट ए में, लाइक फॉर एग्जांपल बिहार, मद्रास, बॉम्बे, ये पार्ट ए में डाले गए। पार्ट बी में कौन से स्टेट्स डाले गए? पार्ट बी में ऐसे प्रिंसली स्टेट्स डाले गए जिनके अंदर में लेजिस्लेचर हुआ करता था, लाइक हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, देन विंध्य प्रदेश, ये आ गए पार्ट बी में, टोटल 9 स्टेट्स। पार्ट सी में जो है ऐसे यूनिट्स को डाला गया जिनका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी था वो कमिश्नर के पास हुआ करता था ब्रिटिश राज में, जैसे कि भोपाल, दिल्ली, अजमेर इसमें आ गया। और पार्ट सी में कुछ प्रिंसली स्टेट्स को भी जो है वो डाला गया, यानी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स, छोटे प्रिंसली स्टेट्स और कुछ ऐसे जहाँ पर कमिश्नर्स का कंट्रोल था, ऐसों को मिला के बनाया गया पार्ट सी। इसमें टोटल 10 स्टेट्स थे। और पार्ट डी में डाला गया सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनिट, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। सो 1950 में इंडिया में टोटल 29 पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे एंड दोज वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। आई होप दैट अप टू दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि पार्ट ए और जो पार्ट बी है इनका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास था, लेकिन पार्ट सी और जो पार्ट डी है ये यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में मोर और लेस, विथ फ्यू एक्सेप्शंस यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये जो आते थे। तो आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि 1950 तक इंडिया में, 1950 में इंडिया में कितने थे? 29 पॉलिटिकल यूनिट्स थे। अब आते हैं कि इंडिया में जो स्टेट्स है वो किस तरह से बनना जो है वो चालू हुए। तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो डिमांड है कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए, ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो झारखंड जो है वो इंडिपेंडेंस के इतने साल के बाद अलग स्टेट बना, लेकिन झारखंड की कहानी इंडिपेंडेंस के पहले से है। इंडिपेंडेंस के पहले से ये डिमांड है कि झारखंड को जो एक अलग राज्य दिया जाए। तो जितने भी स्टेट्स थे जहाँ पर एक लिंग्विस्टिक फीलिंग थी, लैंग्वेज के आधार पर एक फीलिंग थी कि हम तेलुगु स्टेट में हैं या फिर हम तमिलियन स्टेट में हैं या फिर हम हिंदी स्टेट्स में हैं, तो हर स्टेट्स हर वो कहते सकते कम्युनिटी हम कह सकते हैं, उस कम्युनिटी का एक डिमांड था कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट जो है वो दिया जाए। और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रिंसिपल इस बात को माना भी था। और ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि इंडिपेंडेंस के पहले जो सिस्टम था वो ज़्यादातर कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में था। तो कांग्रेस के जो यूनिट्स थे, यानी सेंट्रल यूनिट के नीचे जो यूनिट्स हुआ करते थे, स्टेट के यूनिट्स, वो भी जो हैं वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है कई यूनिट्स बने थे। यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कांग्रेस के यूनिट्स भी बने थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी और गांधी जी, नेहरू जी का फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल था, वो यही था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया को डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और ये एक मानने वाली बात थी कि जैसे इंडिपेंडेंस हो जाएगा उसके बाद हम ये सब करेंगे। अभी तो ब्रिटिश का राज है, सो लेट्स फाइट टुडे ब्रिटिश। आज ये वक्त लड़ाई का नहीं है, आज हम ब्रिटिश से फाइट कर सकते हैं। लेट अस फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वंस वी विल गेट द इंडिपेंडेंस देन वी विल थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीज़न। सो इसीलिए जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो कई सारे जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ से आवाज़ें उठने लगी कि हमें एक अलग स्टेट जो है वो दिया जाए। पर्टिकुलरली साउदर्न स्टेट्स में ये मांग बहुत ज़्यादा उठने लगी कि हमें जो है अलग स्टेट जो है दिया जाए। सो इसीलिए 1948 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था एस.के. धर कमीशन। ओके, ये जो कमीशन था, इस कमीशन का नाम एक और था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। यानी कि आपका क्या काम है एज ए कमीशन? आपका ये काम है कि आप ये बताइए कि क्या जो इंडिया में कई सारी कम्युनिटीज़ डिमांड कर रही है कि हमारा एक अलग स्टेट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इज़ इट ट्रू, इज़ इट फिजिबल, क्या ये पॉसिबल है? एस.के. धर कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है वो दिया और रिपोर्ट में इट डायरेक्टली रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। और एस.के. धर कमीशन ने कहा कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे यूनिटी के लिए ठीक नहीं है और ये पॉसिबिलिटी भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो हैं और ऐसे कंडीशन में ये मुमकिन नहीं होगा। ऑलराइट, सो एस.के. धर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उससे तो लोग सेटिस्फाइड हुए नहीं, तो जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहा और लोग जो यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड करते रहे कि अलग अलग स्टेट जो है वो दिया जाए। तो एस.के. धर कमेटी के बाद में एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जे.वी.पी. कमेटी, क्योंकि इसमें 3 लोग थे। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल एंड देन पट्टभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पट्टभी सीतारामैया जो थे वो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे और ये वही थे जिन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो हार गए थे और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले थे। ऑलराइट, तो जो जे.वी.पी. कमीशन है इसको हम एक और नाम देते हैं सेकेंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ना ये जो कमीशन है इसने भी रिपोर्ट में क्या कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। और नेहरू जी पर्सनली इस बात को मानते थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि नेहरू जी का ये सोचना था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे चीज़ों को बांटा जाए, लेकिन फिर नेहरू जी को लगा कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है कुछ और है। नाउ वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश ने एक बहुत ही बुरी व्यवस्था में ला करके देश को छोड़ा है, तो पहले चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके बाद हम जो है इन स्टेट्स के बातें करेंगे या स्टेट्स के बेसिस पे हम ये डिवीज़न जो है करना वो चालू करेंगे। ये किसका कहना था? इस कमेटी का। और इस कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद
1953 में क्या हुआ कि मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा विरोध तो 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गया था। आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश आज का आप देखते हैं, जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग क्लास है, वहाँ पर विरोध जो है बहुत ज़्यादा होने लगा। और वहाँ पर क्या हुआ, एक एक्टिविस्ट जिसका नाम है सिरामुल्लु पोट्टी, एंड दिस एक्टिविस्ट वाज बेसिकली गांधीयन एक्टिविस्ट। और गांधी जी ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था कि सिरामुल्लु पोट्टी के जैसे अगर मुझे और 11 लोग मिल जाएंगे तो मैं भारत को 1 साल के अंदर में आज़ाद करा दूंगा। यानी कि सिरामुल्लु पोट्टी के जो टेक्निक्स थी, फास्टिंग टेक्निक्स, सत्याग्रह करने का जो स्टाइल था, उससे गांधी जी पर्सनली बहुत इम्प्रेसिव थे। एंड ही वॉज बिहाइंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो, ही पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑल्सो। और इसीलिए सिरामुल्लु पोट्टी का एक अलग ऑरा था, एक अलग नाम था आंध्र प्रदेश में। और सिरामुल्लु पोट्टी ने क्या किया कि वो बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे कि अलग आंध्रा जो है वो दिया जाए। और 56 डेज़ के हंगर स्ट्राइक के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। और उस डेथ से एक बहुत ही वॉयलेंट आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट, या आप कह सकते हैं कि नेहरू जी के या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। और 1953 में यूनियन गवर्नमेंट को मजबूरन नहीं कह सकते, क्योंकि लोग यूनियन गवर्नमेंट तैयार तो इस चीज़ के लिए थी नहीं, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रोटेस्ट को देखते हुए इंडिया में आंध्रा स्टेट जो है एक नया स्टेट उभर करके सामने आया। जो पहले मद्रास प्रोविंस था, वहाँ से कुछ पार्ट को कार्व आउट किया गया और एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्रा स्टेट। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि दिस इज़ आंध्रा स्टेट एंड नॉट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विल कम लेटर ऑन, बट नाउ इन 1953 विच स्टेट वी हैव आंध्र स्टेट। अब क्या हुआ, जैसे ही जैसे ही 1953 में आंध्रा स्टेट बना, तो जाहिर सी बात है कि जो और स्टेट्स की जो डिमांड लोग कर रहे थे, उनके बीच में रोष जो है वो बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, और वो लोग भी डिमांड करने लगे कि हमें भी ये स्टेट अलग दिया गया जाए जैसा कि आंध्रा को दिया गया है। और नेहरू जी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि हर लोगों की डिमांड जो है वो इक्वल फुटिंग पे है। इंडिया बिलीव्स इन इक्वलिटी, एंड सो इफ we will carve out any state on the basis of language, then naturally that is going to have spillover effect, and all the other states they are naturally going to demand a separate state। और हुआ भी वही। 1953 के बाद ये जो प्रोटेस्ट था ये काफ़ी बढ़ने लगा और लोग और डिमांड करने लगे हमें अलग अलग स्टेट्स दिया जाए। उसके बाद 1953 में एक और कमीशन बनाया गया जिसको कहते हैं फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन जो है, फजल अली कौन थे? फजल अली बेसिकली एक बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं लीगल नॉलेज था इनको। ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे, उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। बहुत ही मतलब एक अच्छे जिसको समझ थी देश की, उनके हाथ में ये कमीशन बनाया गया, जिसको कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी जानते हैं। और इनको कहा गया कि आप बताइए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीज़ों को अलग किया जाए या फिर किया नहीं जाए। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया और कमीशन ने ये कहा दैट ब्रॉडली वी कैन एक्सेप्ट दैट देयर कैन बी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, बट देयर कैनॉट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। यानी कि फजल अली कमीशन ने ये कहा कि ब्रॉड लेवल पे, एकदम एक रफ लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को बांट सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हर लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होगा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतने लैंग्वेजेस हैं और उसके बाद लैंग्वेज इतने स्कैटर्ड है चारों तरफ कि अगर हमने इस फार्मूला को अपनाया दैट वन लैंग्वेज विल गेट वन स्टेट, then there will be chaos in the country and this will be a threat to the unity of country। लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे एक स्टेट हम बना सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ 4 और फैक्टर जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप स्टेट बनाना चाहते हैं तो। कौन कौन से 4 फैक्टर्स थे? फर्स्ट was unity and security of India। So Fazl Ali Commission said
that state should be carved out in such a style that preservation and strengthening of unity and security of India should be at the topmost priority. यानी कि स्टेट बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, वो होना चाहिए क्या? वो होना चाहिए यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड वी कैन नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइज विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. सेकेंड जो फैक्टर है वो था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी. यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो बात ठीक है कि स्टेट बनाया जाए, लेकिन एक कल्चरल होमोजेनिटी भी होनी चाहिए. दैट मीन्स द फैक्टर ऑफ लैंग्वेज शुड मीट द फैक्टर ऑफ कल्चर. और जहाँ पर आपको ऐसा पॉपुलेशन दिख रहा है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी और कल्चर के बेसिस पे भी ज़रा होमोजीनियस है, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि स्टेट को हम बनाएंगे. द थर्ड फैक्टर वॉज द फैक्टर ऑफ financial, economic and administration. That means it is not merely important to carve out a state, make a new state, but it is also important to look at the sustainability of that state. एक स्टेट सस्टेनेबल भी होना चाहिए. उसके फिनेंस का क्या होगा, उसके इकोनॉमिक्स का क्या होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा. मान लीजिए कि कोई एक लैंग्वेज है, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, बंगाली लैंग्वेज पकड़ते हैं. आपने एक बंगाली यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और आपने कहा बीच से कॉरिडोर जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का इशू जो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है. उसके बाद इकोनॉमिक्स भी एक फैक्टर है. अगर आपने लैंग्वेज के बेसिस पे एक को अलग कर दिया तो व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, वो स्टेट चलेगा कैसे? स्टेट आखिर चलना भी चाहिए, केवल स्टेट बनाना ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है. जो फोर्थ फैक्टर था वो था वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड पीपल एंड इंडिया एट लार्ज. यानी कि स्टेट का वेलफेयर भी हो, लोगों का भी ऑल वेलफेयर हो, और इंडिया का भी वेलफेयर हो. सो इन चार बेसिस पे आप जो है नए स्टेट्स का निर्माण जो है वो कर सकते हैं. सो इसके बाद फजल अली कमीशन के जो रिपोर्ट थे, रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 अलॉन्ग विथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. यानी कि फजल अली कमीशन को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक फ्रेमवर्क देने के लिए ये दोनों पास किए गए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फिर से ज़रूरत है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमीशन बनाने की, वो इसी का जिक्र करते हैं बार बार. और इसके बाद में यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद में इंडिया में टोटल 14 स्टेट्स और 16 यूनियन टेरिटरीज़ का जो है समय आ गया. फजल अली कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी के बीच जो डिस्टिंक्शन था, उस डिस्टिंक्शन को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया. पार्ट सी जो थे और पार्ट डी, इस डिस्टिंक्शन को भी एबॉलिश किया गया. पार्ट सी के कुछ जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कुछ को इस साइड क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया. यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के बाद में ये सिस्टम एबॉलिश हो गया और इंडिया में केवल दो कॉन्सेप्ट उभर के सामने आ गया, दैट इज़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़. और उस वक्त 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो सामने आए. कुछ नए स्टेट्स बनाए गए इस समय, जैसे कि केरला एक नया स्टेट बनाया गया, कुछ पार्ट मद्रास से भी लिया गया यहाँ पर. उसके बाद आंध्र प्रदेश अभी सिस्टम में आता है. पहले आंध्रा स्टेट था, अब बना आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में पहले तो आंध्र स्टेट था ही, उसके बाद क्या किया, हैदराबाद जो था, हैदराबाद से कुछ तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था उसको मिला करके कहाँ लाया गया, आंध्रा स्टेट में. और फिर नया जो स्टेट सामने आया वो आया आंध्र प्रदेश इन 1956. देन वी ऑल्सो फॉर्म्ड मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश को कहाँ से लिया गया, मध्य भारत स्टेट, देन विंध्या प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट, इन 3 स्टेट को मिला करके बनाया गया मध्य प्रदेश स्टेट. और इस तरह से 1956 में इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थे. मैं आपको बस उसके नाम पढ़ देता हूँ. 14 स्टेट्स कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ये थे 14 स्टेट्स. कब, 1 नवंबर 1956 में. और यूनियन टेरिटरीज जो थे वो 6 थे. कौन कौन से थे, अंडमान एंड निकोबार,
then Delhi, then Himachal Pradesh, and then Lakshadweep, Minicoy, and Amindivi Islands, then Manipur, and at last त्रिपुरा। तो ये कहानी थी 1 नवंबर 1956 की। 1956 के बाद फिर से धीरे धीरे इंडिया में स्टेट्स बढ़ने लगे, और अब हम इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से 56 के बाद से एक नई कहानी शुरू हुई जो कि अभी तक चल रही है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अब तक हमने क्या देखा है कि 1956 का हम सिनेरियो हम देख रहे हैं। 1956 1 नवंबर 1956 जहाँ पर इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स हैं और 6 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम इसके बाद की कहानी को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 1956 के बाद में कंटिन्यूस इंडिया में कोई ना कोई स्ट्रगल होता रहा, कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता रहा, नए नए स्टेट जो इंडिया में वो बनते रहे। यानी कि अगर आप एक खास बात देखेंगे इंडिया में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री वेयर रीजनलिज्म एंड नेशनलिज्म को एग्जिस्ट। यानी कि कोई ये कहता है दैट आई एम प्राउड टू बी ए महाराष्ट्रियन, तो वो साथ में ये भी कहता है दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यानी कि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट और इंडिया का सेंटिमेंट दोनों एक साथ पीसफुली जो है वो इंडिया में को एग्जिस्ट करता है। और जैसा कि हमने अभी तक देखा कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, वो बाकी जगह से काफ़ी अलग है, जोग्राफ़ी कश्मीर की काफ़ी अलग है, कश्मीर की हिस्ट्री अलग है। और यहाँ पर इसलिए जिन जगह से भी प्रोटेस्ट आया, जिन जगह से भी मांग उठी कि अलग स्टेट दिया जाए, इंडियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, उसने हर स्टेट को केस बाय केस अलग अलग तरीके से डील किया। यानी कि यहाँ पर एक पॉलिसी, वन पॉलिसी फिट्स द साइज, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, और हर स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस टू केस बेसिस पे हैंडल किया। तो हम देखेंगे कि केस टू केस बेसिस पे इंडिया ने कैसे जो हैंडल किया। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1953 में आंध्रा स्टेट बना, और उसके बाद 1956 में फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में इंडिया में 14 स्टेट जो है सामने आते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज। देखते हैं कौन कौन से 14 स्टेट्स हैं। तो वो 14 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, केरला, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में से आप देखते होंगे अभी बॉम्बे नाम का कोई स्टेट जो है वो नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर भी अब स्टेट नहीं रहा, और उसके बाद मैसूर जो है, मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटका कर दिया गया, उड़ीसा का नाम बदल करके उड़ीसा किया गया, उड़ीसा, फाइन। मद्रास का नाम बदल के क्या किया गया, तमिलनाडु। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, देन दिस लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंडीवीज आइलैंड, जिसको बाद में नाम बदल करके लक्षद्वीप किया गया, और मणिपुर और त्रिपुरा। यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा जो है अब यूनियन टेरिटरी नहीं है, और हिमाचल प्रदेश भी जो अब यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो हम स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1960 से। तो क्या देखा आपने कि 1956 में आंध्र प्रदेश तो बन करके आ गया, लेकिन प्रोटेस्ट सारी कंट्रीज़ में कई जगह जारी रहा। सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट आया वो आया अभी का जो गुजरात और महाराष्ट्र आप देखते हैं वहाँ, यानी कि बॉम्बे स्टेट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आया। और बॉम्बे स्टेट में जो मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है और जो गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो अलग अलग जो है स्टेट की डिमांड जो है वो करने लगे। और एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ महाराष्ट्र में, और उस आंदोलन में कई सारे लोग मारे भी गए। और फाइनली जो है 1960 में 2 स्टेट बॉम्बे से निकाल करके बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात, फाइन। और ये कब बनाए गए, 1 मई 1960, जो कि फाउंडेशन डे माना जाता है गुजरात और महाराष्ट्र का। उस समय महाराष्ट्र में जितने भी लीडर्स थे जो महाराष्ट्र मूवमेंट के साथ थे, बाद में वो सारे के सारे पॉलिटिक्स में काफ़ी पिनाकल तक गए। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में मोरारजी देसाई बेस में जुड़े हुए थे, जो एक दिन जाकर के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। तो टोटल कितने स्टेट्स थे हमारे पास में, 14 स्टेट्स थे। 14 स्टेट्स में बॉम्बे तो एक नहीं रहा, क्योंकि बॉम्बे स्टेट अब पार्ट में डिवाइड हो गया। तो बॉम्बे से निकल करके 2 स्टेट आए बाहर, तो ये स्टेट क्या हो गया, दिस बिकेम 15th स्टेट। यानी गुजरात इंडिया का कौन सा स्टेट बना, 15th। और जो महाराष्ट्र है उसको हम बोल सकते हैं कि ये इन 14 डिस्ट्रिक्ट में से एक था, क्योंकि बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र के पास रहा। ऑलराइट, यानी कि हमारे पास अभी कितने स्टेट्स हो गए हैं, 15 टोटल स्टेट्स हमारे पास हैं।
इसके बाद हम स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यूनियन टेरिटरीज़ की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि इंडिया में यूनियन टेरिटरी को सिर्फ एक हम कह सकते हैं एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है। यानी जब भी कोई यूनियन टेरिटरी नई बनाई गई तो बाद में कभी ना कभी फ्यूचर में या तो उसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया या उसको जो है किसी स्टेट जो क्या किया गया है मिला लिया गया। फाइन। तो 1961 पे अब हम आते हैं, किसके बाद में, 1960 के बाद में 1961 में हम आते हैं। 1961 में दादर एंड नागर हवेली, ये जो जगह है ये किसके अंडर में था? दिस वाज अंडर बेसिकली पोर्तुगीज़। दादर एंड नागर हवेली जो है वो पोर्तुगीज़ के अंडर में था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पोर्तुगीज़ से दादर एंड नागर हवेली को क्या किया, लिबरेट किया। जब दादर एंड नागर हवेली को लिबरेट किया गया तो उसको लिबरेट कब किया गया? 1954 में, ऑलराइट। लेकिन 1954 से लेकर के 1961 तक, यानी कि लगभग 6-7 साल, ये जो दादर नागर हवेली है इसको लीड करने वाले को कहते थे एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन आपको ये जान करके शौक लगेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको चूज़ करने वाले यहाँ के लोग ही थे। यानी आप देखिए एक बहुत यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी जगह को लीड कर रहा है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है पब्लिक विल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का एक जो हम कह सकते हैं फाइन कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है दादर एंड नागर हवेली में, ऑलराइट। और 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके बाद दादर एंड नागर हवेली जो है वो इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक उसी तरह 1961 में 3 जो हमारी टेरिटरी थी वो फ्रेंच के कब्जे में थी, दैट इज़ गोवा, दमन एंड दीव। आई एम सॉरी, नॉट फ्रेंच, पुर्तगाल के कब्जे में था, फ्रेंच के कब्जे में पुडुचेरी था। सो गोवा, दमन एंड दीव जो है वो भी अगेन किसके कब्जे में था? पोर्तुगीज़ के कब्जे में था। उसको पुलिस एक्शन के द्वारा यहाँ पर जो है लिबरेट किया गया नेहरू के टाइम पे ही। और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि 1961 में नेहरू जी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो गांधीयन मूवमेंट है या फिर जो पीसफुल तरीके होते हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होता और कई जगह जो है फोर्स यूज़ करना पड़ता है। तो 1961 में गवर्नमेंट ने फोर्स यूज़ किया और पुलिस एक्शन के बाद में 1961 में क्या किया गया, गोवा, दमन एंड दीव को लिबरेट किया गया और एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाई गई। यानी कि उस समय गोवा, दमन एंड दीव मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनी, दैट इज़ बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1962। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 60 के बाद 61 में 2 नए यूनियन टेरिटरी इंडिया में आ गए, दादर एंड नागर हवेली और एक गोवा, दमन एंड दीव। अब आते हैं 1962 की तरफ। सो 1962 में अगेन जो पुडुचेरी है वो किसके तहत था? वो था फ्रांस। और इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो अगर आप कभी पुडुचेरी जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि फ्रेंच कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कई लोग पुडुचेरी को जो है मिनी फ्रांस के नाम से भी बुलाते हैं। और एनीवे, सो 1954 में क्या किया गया, पुडुचेरी को लिबरेट किया गया। कहाँ से? फ्रांस के तहत। और जब फ्रांस से लिबरेट किया गया पुडुचेरी को, तो पुडुचेरी को जो नाम दिया गया उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड टेरिटोरी। तो आपने ये वर्ड कभी शायद सुना नहीं होगा, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया, एक्वायर्ड टेरिटोरी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड जो है वो कैसे अलग अलग जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है दादर एंड नागर हवेली में, लेकिन पुडुचेरी को क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड टेरिटोरी। कब? 1954 में। और 1962 में अगेन एक अमेंडमेंट पास हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद पुडुचेरी भी जो है अपना एक क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी जो है बन करके आ गया। ऑलराइट। यानी कि आप देखते हैं 1960 से लेकर के 1962 तक, यानी कि लगभग 2-2.5 साल तक इंडिया में यूनियन टेरिटरी जो है वो बनते रहे। फुल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो नहीं आया। फुल स्टेट लास्ट कब बना? गुजरात एज अ 15th स्टेट ऑफ इंडिया। अब आते हैं 1963 में। 1963 में गुजरात के बाद एक नया स्टेट सामने आया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड नागालैंड। नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। नागा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पर नागा मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, और उसी मूवमेंट को पैसिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एक अलग स्टेट कार्व आउट किया गया जिसको हम कहते हैं नागालैंड। आसाम से कुछ पार्ट लिया गया, कुछ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पार्ट लेकर के एक नया स्टेट बनाया गया, नागालैंड। कब बनाया गया? 1963
1963 में। 1963 के बाद इंडिया की कहानी आ जाती है 1966 और यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है पंजाब। तो पंजाब आप देख रहे हैं कि पंजाब शुरू से ही पंजाब किसी न किसी हम कहते हैं पॉलिटिकल हलचल में हमेशा रहा है, चाहे वो इंडो पाकिस्तान जब हमारा जब पार्टीशन हुआ था उस समय भी रहा। तो 1966 के टाइम में ये देखा गया कि वहाँ पर एक लीडर थे मास्टर ताराचंद, तो वो अकाली दल के लीडर थे और उनके लीडरशिप में एक प्रोटेस्ट होना चालू हुआ पंजाब में कि एक पंजाबी सूबा बनाया जाए। पंजाबी सूबा कहने का मतलब है जहाँ पर सिख जो है वो सिख लोगों का एक अलग से स्टेट हो, या फिर आप कह सकते हैं पंजाबी स्पीकिंग बट सिख स्टेट कहना उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया तरह का डिमांड इंडिया में आया, जो कि पहले जो जितने डिमांड्स थे वो ज़्यादातर जो है वो लैंग्वेज पे थे, बट यहाँ पर एक ऐसा स्टेट देखने को मिल रहा है जहाँ पर लैंग्वेज और रिलीजन जो है दोनों मिक्स होता हुआ जा रहा है। प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो है थोड़ा वॉयलेंट होता गया और एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम था शाह कमीशन। शाह कमीशन ने 1966 में रिकमेंडेशन दिया कि ठीक है पंजाब एक नया जो है पंजाबी सूबा बनाया जाए। तो पंजाब जो स्टेट था, हम यहाँ देख रहे हैं पंजाब स्टेट, इस स्टेट से जो हिंदी बेल्ट था उसको निकाल करके बनाया गया हरियाणा। सो हरियाणा कौन सा स्टेट हो गया? 70th स्टेट। और पंजाब के एक और बाहर निकल के आया, वो आ गया चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ क्या बना? यूनियन टेरिटोरी। ऑलराइट। और पंजाब के कुछ पार्ट्स जो कि थोड़े हिली एरिया में आते थे उसको दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश क्या था? हिमाचल प्रदेश था पहले यूनियन टेरिटोरी। सो 1966 में हमारे पास कौन सा स्टेट उभर कर सामने आया? 17th स्टेट, दैट इज हरियाणा। इसके बाद आते हैं हम 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, लेकिन हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट ने क्या किया 1971 में? किसका स्टेटस दे दिया? फुल फ्लेज्ड स्टेट का स्टेटस जो है दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी, लेकिन बाद में वो क्या बन करके आ गया? स्टेट। यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं इसलिए कि जम्मू कश्मीर अभी तो यूनियन टेरिटरी है, बट वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो वापस से वो क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा। इंडिया का एक फिक्स पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज पावर से किसी को मतलब कि अपने अंडर रखती है। धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मलाइज होती है तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो पनपना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया? हिमाचल प्रदेश एज विच स्टेट? 18th स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ कम टू 1973। 1973 में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर थोड़ा सा रीअलाइनमेंट जो है वो होने चालू हुए, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट भी काफ़ी चल रहे थे और नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कई सारी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं और जोग्राफी इस तरह से है कि वहाँ पर बहुत सारे जो एथनिक क्लैशेस भी होते रहते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में होते रहते हैं। सो 1973 में नॉर्थ ईस्ट में एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 स्टेट्स को बनाया, दैट इज़ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। मणिपुर तो ऑलरेडी क्या था? यूनियन टेरिटरी था। ओके, त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरी था। तो आप देख लीजिए मणिपुर बन गया इंडिया का 19th स्टेट और त्रिपुरा बन गया इंडिया का 20th स्टेट। यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा जो है यूनियन टेरिटरी से बढ़ा के यहाँ चला ला दिए गए, स्टेट में ला दिए गए। 21st स्टेट जो है वो बना मेघालय। बट मेघालय की कहानी भी जो है काफ़ी यूनिक है। स्टेट बनने से पहले मेघालय जो था 1969 में एक अमेंडमेंट आया था, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत मेघालय जो है उसको एक नया नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था ऑटोनॉमस स्टेट, या फिर इसको हम बोलते हैं सब स्टेट। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा ऑटोनॉमस स्टेट या फिर सब स्टेट। इंडिया में स्टेट बोलते हैं, लेकिन मेघालय उस समय क्या था? सब स्टेट या फिर ऑटोनॉमस स्टेट। यानी मेघालय असम के ही अंदर था, लेकिन मेघालय का लेजिस्लेचर भी अलग था और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी थे वहाँ पर, लेकिन ओवरऑल वो किसके अंदर में था? आसाम के अंदर में था। कब तक? 1969 में। लेकिन 1973 में इस मेघालय दैट इज ऑटोनोमस स्टेट को क्या बना दिया गया? फुल स्टेट दैट इज 21। तो यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके स्टेट की तरफ बढ़ती है। यानी कि अगर धीरे धीरे पावर क्या होता है? रिलीज होता है। पहले उसको लेजिस्लेचर दिया जाएगा, फिर थोड़े और पावर्स दिए जाएंगे, बाद में फुल स्टेट का उसको क्या दिया जाएगा? दर्जा दिया जाएगा। तो हमारे पास अभी कितने स्टेट्स आ गए हैं? 21 स्टेट्स हमारे पास जो है आ चुके हैं। अब आते हैं हम 1975 में डायरेक्ट। 1975 बहुत ही मुश्किल टाइम इंडिया का, इमरजेंसी। ओके,
काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे 1975 में। 1975 में इंडिया ने एक्वायर किया सिक्किम को। अब सिक्किम को भी जो इंडिया ने अपने अंडर में लिया उसकी कहानी भी जो है काफ़ी यूनिक है और बाकी सारे स्टेट्स की कहानी से जो वो काफ़ी अलग है। सिक्किम जो है वो बेसिकली पहले क्या था, एक प्रिंसली स्टेट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, तो सिक्किम भी एक प्रिंसली स्टेट्स था अप टू व्हाट 1947। 1947 में प्रिंसली स्टेट था इंडिया किसके अंदर, चोग्याल डायनेस्टी जो थी वहाँ रूल कर रही थी। लेकिन 1947 के बाद क्या आया, इंडियन मतलब 1947 में क्या आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और जो पैरामाउंटेंसी पावर थी ब्रिटिश की वो चली गई। और उसके बाद 1947 के बाद जो सिक्किम है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया का पार्ट था भी और इंडिया का पार्ट नहीं भी था। क्योंकि इंडिया का पार्ट इसलिए था क्योंकि उसको 1947 के बाद स्टेटस दिया गया प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। इसका मतलब यह है कि सिक्किम के 3 मेजर पावर यानी कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन वो इंडिया के पास में रहे, और बाकी जितने पावर है वो किसके पास रहा, सिक्किम के पास ही रहा, चोग्याल डायनेस्टी के पास में वो जो पावर रही। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिक्किम के अंदर में ही लोगों का प्रोटेस्ट चालू हो गया, क्योंकि चारों तरफ डेमोक्रेसी आ चुकी थी इंडिया में, तो सिक्किम के लोग भी डेमोक्रेसी की मांग करने लगे, डेमोक्रेसी डिमांड करने लगे, अपना सेल्फ रूल डिमांड करने लगे। तो 1974 में क्या किया गया, इस डिमांड के तहत एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और सिक्किम को बोला गया एसोसिएट स्टेट। ऑलराइट, यानी कि प्रोटेक्टोरेट के बाद में क्या बनाया गया उसको, एसोसिएट स्टेट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक यूनिक वर्ड बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है वो, एसोसिएट स्टेट। लेकिन 1974 में एसोसिएट स्टेट होने के बाद भी वापस से सिक्किम के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, एंड फाइनली 1975 में क्या हुआ, वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ और लोगों ने अपने विल से किसको चूज़ किया, इंडिया को चूज़ किया। सो इन 1975 बाई 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकेम फाइनली द पार्ट ऑफ इंडिया एज अ फुल स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि सिक्किम की कहानी किस तरह से है, यानी कि पहले कुछ पावर इंडिया के पास, फिर इंडिया ने धीरे धीरे रेफरेंडम कराया, उसके स्टेट को एक अलग सा स्पेस दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और फाइनली जो है इंडिया में उसको क्या किया, मिला लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया में स्टेट्स की जो कहानी है वो हर स्टेट की कहानी क्या है, अलग है। ऑलराइट, 1975 के बाद हम आते हैं 1987। 1987 में जो है अब सिक्किम कौन सा स्टेट बना, 22nd स्टेट बन गया। 1987 के बाद में हम देखते हैं कि 3 नए स्टेट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, दैट इज मिजोरम 23rd स्टेट, देन अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट, एंड गोवा दैट इज 25th स्टेट। गोवा पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था। कौन सा यूनियन टेरिटरी था, गोवा, दमन एंड दीव। तो बाद में क्या किया गया, गोवा एक अलग स्टेट बन के आ गया 1987 में, और दमन एंड दीव जो है अपना एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया। तो गोवा हमारा कौन सा स्टेट हो गया, 25th स्टेट, कब, 1987। और 2000 में, यानी कि लगभग 13 साल के गैप के बाद फिर से इंडिया का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो है अंदर का चेंज हुआ और 3 नए स्टेट्स आए, दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ कहाँ से, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड कहाँ से, उत्तर प्रदेश, एंड देन झारखंड कहाँ से अलग किया गया, बिहार से। सो झारखंड वॉज 28th स्टेट ऑफ इंडिया। 2000 के बाद में सीधा 2014 में ये प्रोटेस्ट चालू हुआ, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, एंड 2014 में एक नया स्टेट बन करके इंडिया में आया, तेलंगाना, दैट इज 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अब तेलंगाना के बाद में, तेलंगाना जब तक था तब तक कितने स्टेट थे इंडिया में, 29 स्टेट्स थे, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर के पास नहीं रहा, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी बना। इसीलिए आज के टाइम इंडिया में जो है 28 स्टेट्स है और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते हैं कि इंडिया में एक फिक्स पैटर्न चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने, कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर में भी डिप्लोमेसी को भी, जहाँ पर फोर्स की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर फोर्स यूज़ किया, जहाँ पर डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी वहाँ डेमोक्रेसी यूज़ किया, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया।
लेकिन इंडिया का मैप जो है वैसा ही क्या वैसा रहा। अंडर जो उसके इंडिया के अंदर की चीज़ें हैं वो चेंज होती रही। तो रामचंद्र गुहा की अगर आप बुक पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर गांधी, तो उसमें रामचंद्र गुहा ये लिखते हैं कि बहुत सारे एडवर्सिटी आए इंडिया के साथ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ऑब्स्टेकल आया, लेकिन इंडिया के अंडर के मैप जो अंदर का जो मैप है वो तो कई बार चेंज हुआ, कई सारे चेंजेस आए, लेकिन इंडिया के जो बाहर का मैप है वो वैसा ही का वैसा रहा। इंडिया वहीं रहा, अंदर के स्टेट जो है वो कुछ अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट जो है जारी रहे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।